आज ENG111 कोर्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 7 हमने कर लिया, आज यूनिट नंबर 8 को कंटिन्यू करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है एनालाइजिंग रिव्यूज़ एंड कमेंट्रीज़। अब एनालाइजिंग रिव्यूज़ एंड कमेंट्रीज़ से क्या मुराद है? बेसिकली किसी भी मीडिया आउटलेट, किसी प्रोग्राम, किसी मूवी, किसी ड्रामा के ऊपर जो रिव्यू आया उसको एनालाइज करना कि वो रिव्यू जो है किस अंदाज में लिखा गया, उसका पर्पस क्या था और उसका स्टाइल क्या था, उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे हम इसको बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कि रिव्यूज़ से हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? पहली बात तो ये है कि हमने इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमारा इस रिव्यू का पर्पस क्या था, ये रिव्यू क्या बताना चाह रहा था, और ये बेसिक इसका पर्पस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके ओके। द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस। द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस बेसिकली एक मूवी है, बड़ी मशहूर मूवी है। द ट्रिलॉजी थी ये, द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस। और रेवोल्यूशन बेसिकली इसका थर्ड पार्ट है। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसको स्टार्ट करते हैं। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस मूवी को देखा भी हो। और सेकंड पार्ट का नाम था द मैट्रिक्स रीलोडेड। कियानो रीव्स इसमें एक्टर था जिसने नियो का रोल किया था। बारह हम रीड करते हैं पहला इस पैसेज का पहला पैराग्राफ। With their third and hopefully final Matrix movie, the Wachowski brothers have delivered a dud so disappointing they may as well have burst in Ewoks to save Zion. वो बात ये करता है कि मैट्रिक्स मूवी सीरीज़ की जो फाइनल मूवी, और होपफुली ये जो है थर्ड मूवी जो होपफुली फाइनल मूवी होगी, इसके और पार्ट नहीं आएंगे, इसमें वचाउस्की ब्रदर्स जो इसके प्रोड्यूसर्स थे, राइटर्स थे, हैव डिलीवर्ड अ डड। डड कहते हैं बेसिकली जो फजूल हो, जो डेड हो, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। ठीक है? जो बेसिकली नॉट सो गुड, बोरिंग, डम, सो डिसअपॉइंटिंग, इतना मायूस कुन था ये पार्ट मूवी का। दे मे एज वेल हैव बर्स्ट इन ईवॉक्स टू सेव जायन, कि जायन को बचाने के लिए इनको ईवॉक्स को बुला लेना चाहिए था। अब एक बात बेसिक समझ लें कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कि आप लोगों ने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन डिड्यूस करनी जो पैसेज के अंदर है। ठीक है? उसके अलावा जो बाहर की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास पहले से मौजूद है उसको आपने यूज़ नहीं करना। लेकिन कुछ वर्ड्स के मीनिंग तो पता होना चाहिए। ईवॉक्स क्या है, जायन क्या है। अगर तो आपने द मैट्रिक्स मूवी, मैट्रिक्स रीलोडेड या रेवोल्यूशन, इनमें से कोई भी एक मूवी देखी है, तीनों पार्ट्स देखे हैं, तो आपको पता होगा जायन उसमें वो एक सिटी थी, हिडन सिटी थी अंडरग्राउंड, जहाँ पे लास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी रह रही थी। मैट्रिक्स मूवी जो है इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दो ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो जाए। मैट्रिक्स मूवी जो उसमें बेसिकली दिखाया है कि वर्ल्ड का फ्यूचर दिखाया दुनिया का, और तमाम दुनिया के ऊपर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स का जो है कब्ज़ा हो गया, और इंसान जो है वो बहुत महदूद रह गए। ज़्यादातर इंसान जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैप्चर कर लिया और इनको जो है एक कॉमा में डाल के, कॉमाटोज पोजीशन में डाल के, बेसिकली स्लीप में डाल के उनको यूज़ कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ओवरऑल एक हुकूमत है, और बड़े कम से ह्यूमन बींग्स रह गए हैं। और इस वक्त जिस दुनिया में, जिस ज़िंदगी में हम रह रहे हैं, ये बेसिकली रियल दुनिया नहीं, एक सिमुलेशन है, एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम लोग हैं और रियल दुनिया से बाहर है। ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था। जो रियल दुनिया के अंदर इंसानों की आखिरी आबादी है उसका नाम है जायन, जहाँ पे इंसान रह रहे हैं। ईवॉक्स का जो रेफरेंस है ये बेसिकली रेफरेंस है स्टार वॉर्स से। अगर आपने किसी ने स्टार वॉर्स की मूवीज़ देखी हैं या उससे कुछ नो हाउ है तो आपको पता होगा कि ईवॉक्स उसमें क्रीचर्स थी, बेसिकली बड़ी 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 बेयर टाइप, जैसा भालू होता है उस तरह की क्रीचर थी। तो बेसिकली इसने एक मजाक करते हुए कहा है कि जो थर्ड पार्ट था इतना फजूल था, उसमें ऐसी इलॉजिकल बातें थी कि ऐसे ही है कि आप स्टार वॉर्स उसमें मिथिकल क्रीचर्स थी ईवॉक्स, उनको उठा के ले आते और वो आके जायन जो आखिरी आबादी थी इंसानों की उसको बचा लेता। तो बेसिकली एक तरह से उसने सार्केज़म किया है प्रोड्यूसर्स के ऊपर और स्टोरी राइटर्स के ऊपर कि उन्होंने स्टोरी को इतना ज़्यादा इलॉजिकल बना दिया था। पहले फिर भी कुछ हद तक जब वो साई-फाई थी, साइंस फिक्शन थी, इसमें साइंटिफिक जो पहलू डाले हुए थे वो फिर भी एक्सेप्टेबल थे, लेकिन थर्ड पार्ट में आके तो उन्होंने इतनी ज़्यादा स्टोरी को बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा मिस्टीरियस कर दिया कि इससे वजह था कि वो जो है ना स्टार वॉर्स के ईवॉक्स को बुला लेते। ठीक हो गया? तो यहाँ पहले पैराग्राफ में स्टार्ट के अंदर जो है एक तरह से जो रिव्यू लिख रहा है इस मूवी के ऊपर,
उसने स्टार्ट ही सार्केज़म से किया, स्टार्ट ही तंज से किया। इसका मतलब है कि उसको ये मूवी पसंद नहीं आई, एंड दिस पर्टिकुलर रिव्यू इज़ गोइंग टू बी अ बैड रिव्यू। इट इज़ गोइंग टू क्रिटिसाइज द मूवी, और ये हमें अंदाज़ा पहले पैराग्राफ के अंदर हो गया है। सेकंड पैराग्राफ जो कि एक लाइन का है, टू अंडरस्टैंड वाई लेट्स जस्ट डाइव राइट इन। ये समझने के लिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों ना हम जस्ट डाइव इन से मुराद, वैसे डाइव तो कहते हैं कूदने को कि पानी के अंदर, लेकिन यहाँ से डाइव इन से मुराद है कि भाई इसके अंदर घुस के देखते हैं कि ये क्या मूवी थी और इसकी क्या स्टोरी थी। जब मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी फजूल मूवी थी। अब एक बात तो ध्यान रखना कि आपके पर्सनल व्यूज़ कॉम्प्रिहेंशन पे जो पैसे जाता है उसमें वो मिक्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सनली आई बिलीव कि दैट वाज अ गुड मूवी। मैंने देखी, मल्टीपल टाइम्स देखी, मुझे पसंद भी आई, और पूरी ट्रिलॉजी मैट्रिक्स मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे ये मेरा पर्सनल बाइस, ये रहा, जो अपना ज़ाती पसंद नापसंद है वो इसमें नहीं आनी चाहिए। हमने वही बात करनी जो पैसेज के अंदर लिखी हुई है। पैराग्राफ नंबर 3, द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस picks up where Reloaded left off and finds Neo, Keanu Reeves, trapped halfway between the Matrix and the real world in, bear with me, a subway station. वो कहता है कि मैट्रिक्स रेवोल्यूशन जो थर्ड पार्ट है ये वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे सेकंड पार्ट रीलोडेड ख़त्म हुआ था, जहाँ पे नियो जो मेन करेक्टर है, जो हीरो है, कियानू रीव्स जिसने प्ले किया इसको, वो फंसा हुआ है हाफ वे बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द रियल वर्ल्ड। मैट्रिक्स वो सॉफ्टवेयर है जिस मूवी के मुताबिक, यानी ये जो आस पास हम दुनिया देख रहे हैं, वो मैट्रिक्स इसका नाम है, ये सॉफ्टवेयर जिसमें इंसान फंसे हुए हैं, और रियल दुनिया से बाहर है जिसकी हालत बहुत ख़राब है, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, सिर्फ एक आबादी रह गई इंसानों की, और बाकी पूरी दुनिया पे सिर्फ रोबोट्स का कब्जा है। वो कहता है इन दोनों दरमियान फंसा हुआ है, और वो कहाँ पे फंसा हुआ है, एक सबवे स्टेशन है, एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन है, जहाँ पे दिखाया है कि वो फंसा हुआ है। वेयर एन इंडियन फैमिली इज़ ऑल्सो हैंगिंग आउट, जहाँ पे एक इंडियन फैमिली भी मौजूद है। ठीक है, इंडियंस की फैमिली है, मियाँ बीवी, उनकी एक बेटी है। बियर विंदी कहता है मेरे साथ आपने बर्दाश्त करना है। अभी बताना चाह रहे हैं बेसिकली कितनी इलॉजिकल स्टोरी है। दिस स्टेशन इज़ अ मेटाफोरिकल एंड एक्चुअल पैसेज बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। ये जो स्टेशन है एक तरह से दोनों दुनियाओं के दरमियान का रास्ता है, मेटाफोरिकली यानी इशारतन, एंड एक्चुअल और असल में भी ये रास्ता है, एंड इज़ बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाय अ गाय कॉल्ड द ट्रेन मैन, ब्रूस स्पेंस। और कहता है कि इस ट्रेन स्टेशन को ऑपरेट करने वाला जो शख्स है उसका नाम, जिसने बनाया भी है दोनों दुनिया के दरमियान रास्ता और उसको चलाता भी, उसका नाम है ट्रेन मैन। नाम तो जिसको कहा जाता है ट्रेन मैन, जिसको प्ले किया ब्रूस स्पेंस ने, बेटर नोन एज अ जायरो कैप्टन इन द मैड मैक्स मूवीज़, जिसको मैड मैक्स मूवीज़ के अंदर जिसने ये रोल प्ले, मैड मैक्स मूवीज़ एक और टीवी सीरीज़ है, वो भी फ्यूचर का एक डिस्टोपियन सोसाइटी का, ये डिस्टोपियन DYSTOPIAN, डिस्टोपियन कहते हैं एक ऐसी मिथिकल फ्यूचर दुनिया जहाँ पे सब कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं है। तो कहता है कि मैड मैक्स एक डिस्टोपियन मूवी थी, उसके अंदर इसी बंदे ने, जो कि मैट्रिक्स में ट्रेन मैन का रोल कर रहा है, वो मैड मैक्स मूवी के अंदर जायरो कैप्टन के नाम से कैरेक्टर कर रहा था। ये एक तरह से सिर्फ समझाने के लिए हमें बताया कि ये वही बंदा है जो उस मूवी में भी था। अहम अहम इसमें एक तरह से ये एक एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन है बेसिकली। इसने जो एक तरह से आवाज़ निकाली, अहम समझ गए थे, अहम खांसते हुए, तो उसने वो अंदाज है कि भाई गला ज़रा क्लियर करते हुए कि उधर भी उस तरह का रोल था, इधर भी इसका ऐसा ही रोल है। पैराग्राफ नंबर 4, द एक्शन देन फॉलोज ट्रिनिटी, कैरी एन मॉस एंड मॉर्फियस, लॉरेंस फिशबर्न। कहते हैं आगे एक्शन क्या होता है कि ट्रिनिटी जो फीमेल करेक्टर है मेन मूवी के अंदर, जिसको कैरी एन मॉस ने प्ले किया, एंड मॉर्फियस जो कि एक तरह से मेंटर है, एक तरह से नियो के करेक्टर का टीचर है, जिसको लॉरेंस फिशबर्न ने प्ले किया इस मूवी में। ये दोनों कैरेक्टर्स क्या करते हैं, एज दे विजिट अ बॉन्डेज क्लब ऑपरेटेड बाय अ रीलोडेड फ्रेंचमैन। वो एक ऐसे क्लब में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे अजीबोगरीब इंसानों की डिज़ायर्स जो पूरी की जाती हैं। और बॉन्डेज क्लब को आप खुद सर्च करना बेसिक, जो कि रीलोडेड जो सेकंड पार्ट था उसका एक मूवी में कैरेक्टर दिखा इसका नाम था द फ्रेंच मैन, वो उसका क्लब है, उधर ये दोनों कैरेक्टर्स जाते हैं, ट्रिनिटी और मॉर्फियस। दिस गाय गेट्स अराउंड, इससे मुराद ये कि जो फ्रेंच मैन है ये बड़ा ही एक अयाश आदमी है। वेयर अ डील टू गेट नियो आउट ऑफ द ट्रेन स्टेशन इज़ ब्रोकन बाय द रिमेनिंग हीरोज़, जहाँ पे ट्रिनिटी और मॉर्फियस फ्रेंच मैन के साथ एक डील करते हैं किस तरह हम नियो को उस ट्रेन स्टेशन से बाहर निकाल सकते हैं। यानी
वो दोनों वर्ल्ड के दरमियान फंस गए, सॉफ्टवेयर और रियल वर्ल्ड के दरमियान फंस गया। हम किस तरह जो है, कोई बंदा जाएगा फ्रेंचमैन का हेल्प करेगा, फ्रेंचमैन, और उसको रियल वर्ल्ड में दोबारा निकाल के लाएगा। Once he's out, it's off for now the obligatory visit to the Oracle, now played by Mary Alice because the previous actress Gloria Foster died after the filming of Reloaded. जब वो वहाँ से बाहर आ जाता है, सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाता है, उस ट्रेन स्टेशन से जो दरमियानी वाला रास्ता है, हीरो नियो, वो जाता है ऑरेकल के पास। ऑरेकल एक और डिफरेंट करेक्टर है जो कि सेकंड पार्ट में भी शो कराया गया था। एक एल्डरली ब्लैक वुमन दिखाई गई है। बेसिकली ऑरेकल वो दिखाई गई है जो सॉफ्टवेयर के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में और रियल वर्ल्ड के बारे में फ्यूचर की बातें बताती है। ठीक है, अब ये नहीं क्लियर कि वो क्या है। बेसिकली दिखाया तो वो सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक अच्छा सॉफ्टवेयर दिखाया गया। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मैं जैसा ये बात करता जा रहा हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। दिस मूवी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। खैर, वो कहते हैं कि ऑरेकल के पास जाता है नियो का करेक्टर। अब सेकंड पार्ट में भी वो जाता है ऑरेकल के पास, लेकिन सेकंड पार्ट में जिस औरत ने ऑरेकल का करेक्टर किया था, थर्ड पार्ट में उस औरत ने ऑरेकल का करेक्टर नहीं किया, क्योंकि दोनों पार्ट्स के दरमियान जो टाइम था उस दौरान वो जो एक्ट्रेस थी सेकंड मूवी वाली, वो मर गई थी और फिर उनको एक नई एक्ट्रेस हायर करनी पड़ी थी। वे द यूजुअल साइको बैबल एंस्यूज, जहाँ पे बिल्कुल वैसे ही पुराने मूवी की तरह साइको बैबल, बैबल कहते हैं बुड़बुड़ाने को, बकवास को, फजूल बात को। साइको बैबल से क्या मुराद है कि साइकोलॉजी बीच में डाल के उन्होंने अजीब सी फजूल सी बातें की हुई, कोई तुक नहीं है। ठीक है, और वो दोनों दिखाया गया जी एंस्यूज कहते हैं कंटिन्यूस, वो जारी होती है, जारी रहती है इन दोनों के दरमियान में। किन दोनों के दरमियान? ऑरेकल और न्यू के करेक्टर के दरमियान में। वो दोनों फिर वही साइकोलॉजिकल कुछ बातें करते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही। अब वैसे कोई मूवी देखे जो इसके फैंस हैं वो कहते हैं कि जी वो जो कन्वर्सेशन थी वो साइकोलॉजिकल थी और बड़ी वो सीरियस थी और इट मेंट समथिंग, और उसको समझना हर एक की बस की बात नहीं। ऑन द अदर हैंड, द रिव्यूअर ऑफ दिस मूवी बिलीव्स दैट इट वाज रबिश, इट वाज स्टूपिड एंड डिड नॉट मेक एनी सेंस। ये उसका व्यू है। अब आपने ये बात ध्यान रखना है कि आपने, फिर जिसने पहले बात की कि अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं आपने ऐड करने, बल्कि क्या ऐड करना है कि आपका इसके मुतालिक क्या व्यू है वो नहीं, बल्कि राइटर का क्या व्यू है, आपने उसको देखना है। ठीक है। On explaining her suddenly altered appearance, the oracle says something like, I made a choice and I had to give up more than I wanted. यानी वो कहते हैं, जब उससे पूछता है न्यू कैरेक्टर को भी तुम्हारी शक्ल भी बदल गई, लास्ट टाइम आया था तुम कोई और औरत थी, अब कोई और औरत हो, यानी सॉफ्टवेयर हो। तो आगे से वो ऑरेकल क्या जवाब देती है, वो जो करेक्टर है, आई मेड अ चॉइस, मैंने एक फ़ैसला किया था, एंड आई हैड टू गिव अप मोर देन आई वांटेड, और मैं जो नहीं चाहती थी उससे कुछ ज़्यादा मुझे देना पड़ा, यानी अपनी शक्ल भी मुझे बदलनी पड़ी। अब राइटर का यहाँ पे कहना है कि भाई दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, दिस इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेशन। वो कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, तो बहरहाल वो उसका अपना व्यू है, हमने उसके व्यू के मुताबिक ही चलना है। यह मूवी ऐसा सब जिस थर्ड पार्ट पर मूव कर रहा है उसके मुताबिक वो स्टोरी सुना रहे हैं। पहले वो स्टेशन में फंसा हुआ था, ठीक है, फिर वहाँ से निकालने के लिए ट्रिनिटी और मॉर्फियस जो है जाते हैं फ्रेंचमैन के पास, वो बात करते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं। फिर नियो जो वहाँ से जाता है ऑरेकल के पास, ऑरेकल जगह मीटिंग करता है, ऑरेकल से पूछते तुम्हारी शक्ल क्यों चेंज हो गई, वो बताती भाई कि मैंने एक फ़ैसला किया जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। पैराग्राफ नंबर 5, देयर इज सरप्राइजिंगली लिटिल एक्शन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म। कहते हैं पहले मूवी के आधे हिस्से में हैरानकुन तौर पे कोई ख़ास एक्शन नहीं था, बड़ी स्लो मुस्ती मूवी चल रही थी। द ओनली मेजर फाइट सीक्वेंस बीइंग ट्रिनिटी एंड मॉर्फियस गन्स ब्लेजिंग एंट्री इनटू द बॉन्डेज क्लब। कहते हैं सिर्फ एक ही मेजर फाइट थी जिसमें ट्रिनिटी और जो मॉर्फियस का करेक्टर है, दोनों वही बॉन्डेज क्लब जो फ्रेंच मैन का था, उसमें गन्स ब्लेजिंग फायरिंग करते हुए अंदर एंट्री होते हैं। बस यही एक फ़ाइट का सीन था पहली आधी मूवी के अंदर। अब ये बात अजीब क्यों है, क्योंकि नॉर्मली मैट्रिक्स की मूवीज़ जो हैं वो अपने फाइट सीक्वेंसेस की वजह से मशहूर थी। तो वो कह रहा है कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें काफ़ी एक्शन होगा, लेकिन पहले हाफ में तो कोई एक्शन ऐसा था ही नहीं। इट रिकॉल्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द हाई राइज एंट्री सीन फ्रॉम द मैट्रिक्स। कहते हैं इससे क्या होता है, जो पहला पार्ट था मैट्रिक्स, उसका जो सीन था ना हाई राइज एंट्री सीन, कि जिसमें जब ये एंटर होते हैं और जो फायरिंग करते हैं, कहते हैं उसकी याद दिलाता है ये वाला सीन। इसमें कोई ख़ास बात नहीं लगा था कि वही सीन दोबारा रिक्रिएट किया गया। ओनली द बैड गाइज इन द बॉन्डेज क्लब कैन इनएक्सप्लिकेबली वॉक ऑन द सीलिंग। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या था कि इस फाइट सीक्वेंस में जो थर्ड पार्ट में है, जो बैड गाइज थे बॉन्डेज क्लब के अंदर, अब वो छत के ऊपर भी चल सकते हैं। बस ये फ़र्क था उनकी पावर्स में। पहले जो था वो ज़मीन पे फाइट करते, अब ये कि भाई चल के वो दीवार पे भी चढ़ जाते हैं, छत पे भी चढ़ जाते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर सब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, दैट इज़ अनदर थिंग।
पर एक साईफाई मूवी कौन सी रियलिस्टिक है, ये फैंटेसी मूवी है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें होंगी। आगे वो बात करता है, लायनल रिची, वेयर आर यू व्हेन वी नीड यू। अब वो जिक्र करता है लायनल रिची का, एक और एक्शन मूवीज़ का जो कोरियोग्राफर होता है, उसका नाम लेते हैं, जो रियल लाइफ में है बंदा, उसके बारे में कहता है कि लायनल रिची तुम किधर, जब हमें तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम कोई अच्छी सीक्वेंस दो, तो अब तुम हो नहीं इस मूवी के अंदर। पैसेज नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 6, अगर आपने गौर किया तो अभी तक वो हर पैराग्राफ के अंदर क्रिटिसिज्म ही कर रहा है इस मूवी का, जिस जिस अंदाज में कर सकता है। पैराग्राफ 6, असाइड फ्रॉम दिस, इसके अलावा द ओपनिंग आर इज कंज्यूम्ड बाय एंडलेस सीन्स एट जायन। जो पहला 1 घंटा है मूवी का, वो पूरा का पूरा खर्च हुआ है, कंज्यूम खर्च हुआ है बाय एंडलेस सीन्स, जिधर सीन्स ख़त्म ही नहीं होते, एट जायन, जो जायन के अंदर मुख्तलिफ सीन्स, जो रियल सिटी दिखाई है ना, रियल वर्ल्ड के अंदर इंसान की, उसी के सीन्स दिखाई जा रहे हैं। वरना पहले क्या हुआ कि पहले 2 पार्ट्स के अंदर ज़्यादातर मूवी जो है मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाई गई है, लेकिन इधर कहता है कि पहला 1 घंटा मूवी के ज़्यादातर सीन्स जो है वो रियल वर्ल्ड में दिखाए गए, जो कि शायद इस राइटर के लिए बड़ा बोरिंग था। वेयर वी सी द ह्यूमंस प्रिपेयरिंग फॉर द इमिनेंट अराइवल ऑफ द सेंटिनल्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान जो है वो तैयारी कर रहे हैं इमिनेंट अराइवल, इमिनेंट अराइवल, अराइवल आना, इमिनेंट जो आके रहना, ठीक है ना, अनहोनी जिसकी होके रहना। तो कहते हैं जो होके रहना है, जिन किन्होंने सेंटिनल्स ने आना है। सेंटिनल्स बेसिकली क्या है, सेंटिनल्स मैट्रिक्स मूवी के अंदर दिखाया कि रियल वर्ल्ड के अंदर एक सर्टेन टाइप के रोबोट्स हैं, बड़े बड़े, जो जगह जगह जाते हैं रियल दुनिया में, और जहाँ जहाँ इंसान देखते हैं उन पर अटैक करके उनको कैप्चर करके ले आते हैं। तो कहते हैं इनको पता होता है कि भाई सेंटिनल्स को पता चले कि हम इंसान किस आबादी में रह रहे हैं, तो ये हमें जो है ना अटैक करने आएंगे। तो पहला आदमी ये दिखाएगा कि जायन में तैयारी होने की, भाई सेंटिनल्स ने आना है, सेंटिनल्स ने आना है। वाइल नायोबे, जेडा पिंकेट स्मिथ, जबकि नायोबे का जो कैरेक्टर है जिसको प्ले किया था जेडा पिंकेट स्मिथ ने, एंड द अदर आउट देयर इन द पाइप्स फोक्स, और उसके अलावा जो बकाया लोग थे जो पाइप्स में रहते थे। अभी पाइप्स में रहने की बात, अगर आपने मूवी देखी थी आपको समझ आई थी, उसमें दिखाया बेसिकली कि जो समझ लो कि ये रियल वर्ल्ड जो है ना, ये सारी तबाह हुई है, एवरीथिंग इज़ क्रश्ड, डिस्ट्रॉयड, रबिश, ठीक है, डिब्री हर तरफ, और उसके ज़ेर ज़मीन बड़े बड़े पाइप्स हैं। वो पाइप्स के जो टनल्स हैं वो गुजर के उनसे आखिरकार एक अंडरग्राउंड आबादी जहाँ पे इंसान रह रहे हैं। तो उसने उन लोगों को, जो इंसान उधर रह रहे थे, जो पाइप्स में मूव करते थे, उनको पाइप फोक्स का, ठीक है, वो लोग जो पाइप्स में रहते हैं, कहते हैं जेडा यानी वो नायोबी का कैरेक्टर, और जो बकाया लोग जो पाइप्स में रहते थे, ट्राई टू गेट द शिप्स जम्प स्टार्टेड, वो जो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो शिप्स हैं, जो उनकी एक तरह से वो शिप्स जो हैं स्पेसशिप टाइप समझें, जहाज टाइप है, उनको जो जंप स्टार्ट करने की कोशिश करें, किस तरीके से वो जंप स्टार्ट से ना होता है कि एक, जहाँ आपने गाड़ियों में भी देखा होगा, गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है तो एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी लगाई जाती है, दोनों की बैटरी के साथ तारें कनेक्ट की जाती हैं, जो उनके लगाते हैं तो एकदम से इंजन स्टार्ट हो जाता है, उसको जंप स्टार्ट कहते हैं। कहते हैं वो ना इस तरह उसका इंजन जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये शिप चल पड़े। एंड ऑफ कोर्स एवरीवन इज़ वाइनिंग एंडलेसली अबाउट लाइफ, डेथ एंड लव, और कहते हैं पूरा उस दौरान जो है तमाम करेक्टर एंडलेसली वाइन, वाइन के अंदर रोना धोना, वो रोना धोना उन्होंने लगाया हुआ है किसके बारे में, ज़िंदगी, मौत और मोहब्बत के बारे में। कहते हैं उसी के बारे में कितनी देर वो बातें करते रहते हैं। दिस इज़ आफ्टर ऑल देयर लास्ट चांस टू मेक अ बिग स्पीच बिफोर द एंड ऑफ द सीरीज़, क्योंकि ये आखिरकार ये तमाम करेक्टर्स का आखिरी मौका है कि वो ख़त्म होने से पहले, इस मूवी के ख़त्म, इस सीरीज़ ख़त्म होने से पहले अपनी अपनी लंबी लंबी तकरीरें जो करनी कर लें। यानी कहना चाह रहा है कि पहले जो है 2 पार्ट्स में मूवीज़ के अंदर बकाया करेक्टर्स को इतना टाइम नहीं दिया गया, उनको मौका नहीं दिया गया कि उनके करेक्टर डेवलप हों, वो अपनी बातें बयान करें, वो किस तरह सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। 3rd पार्ट में जब सब करेक्टर्स को एकदम से एक्सप्लोर करना शुरू किया तो वो अजीब लगा है, सब बातें करी जा रही हैं कि रोना रोई जा रहे हैं सारे। द डायलॉग इज सो बैड दैट द ऑडियंस वाज लाफिंग इट्स कलेक्टिव हेड ऑफ इन माय स्क्रीनिंग। कहते डायलॉग इतना फजूल है, इतना चीज़ी है, इतना बेहुदा सा, यानी बेहुदा क्योंकि इतना बचकाना है कि जब मैं वो मूवी देख रहा था, स्क्रीनिंग कहते हैं जब मूवी रिलीज़ होने से पहले ना सर्टन लोगों क्रिटिक्स को मूवी दिखाई जाती है स्पेशल सिनेमा में, ताकि वो देखें, उस पर रिव्यूज़ लिखें, अच्छे रिव्यूज़ लिखेंगे, हमारी मार्केटिंग होगी। तो कहता है उस समय जब मैं था तो मुझे याद है कि जितनी ऑडियंस में लोग थे वो सब जो है हंसी जा रहे थे कि भाई डायलॉग कितना फजूल है। 7th paragraph. Fortunately, the Sentinels finally arrive, prompting one of the most impressive and exhaustive CGI battles in screen history.
और कहते हैं फॉर्चुनेटली, कहता है आखिरकार खुशकिस्मती से सेंट्रल रिवॉर्ड्स आ गए, यानी हमारी ने जान छुटी इन डायलॉग से। और फिर प्रॉम्प्टिंग यानी स्टार्ट किया उन्होंने स्क्रीन हिस्ट्री यानी मूवी हिस्ट्री में, हॉलीवुड की हिस्ट्री में इससे बड़ी सीजीआई फाइट नहीं हुई। सीजीआई कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक इंटरफेस, यानी टोटल कंप्यूटर ग्राफिक्स से जो फाइट बना, एक सीन क्रिएट किया फाइट का, जो टोटली ग्राफिक्स में बना हुआ है। इससे पहले इतनी बड़ी ग्राफिक्स की फाइट मूवी हिस्ट्री में नहीं हुई थी। कहते वो फिर फाइट स्टार्ट हो गई। The siege of the Central Army is crushing to the point where your eyes start to burn out with sensory overload. वो कहते हैं जो सेंट्रल आर्मी थी, जो रोबोट्स की आर्मी थी, उसकी सीज कहते हैं जब आप किसी इलाके को चारों तरफ से घेर लो। तो सेंट्रल आर्मी ने ज़ायोन को चारों तरफ से घेर लिया, और वो कहते हैं फ़ाइट इतनी ज़्यादा इंटेंस थी, इतनी ज़्यादा शदीद थी कि हमारी आंखें दर्द होना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि लगातार जो फायरिंग हो रही है, लाइट्स चल रही हैं, तो आंखों में बड़ा जोर पड़ा था, बहुत ज़्यादा उसमें लगातार शोर और लड़ाई चल जा रही थी। द बैटल एंड्स विद वन ऑफ द कॉर्नियस्ट प्लॉट पॉइंट्स इन मूवी हिस्ट्री। कहते हैं मूवी की जो है ना खान लड़ाई तब ख़त्म होती है जब सबसे कॉर्नियस्ट कहते हैं बहुत ही बचगाना, बहुत ही फजूल, यानी बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड किस्म का ना एकदम से प्लॉट ट्विस्ट हुआ। कहानी यूँ जा रही है, लग रहा है कि सब खत्म हो जा रहा है, एकदम से उसने यूँ चेंज किया। वो क्या चेंज किया सीन के अंदर, किस तरह उन्होंने कहानी को, उस बैटल को एंड किया। एज नायोबे रशेस बैक इन हर शिप टू डेटोनेट इट्स EMP पल्स which immediately knocks out any machine in range inside Zion। कि जैसे एकदम से नायोबी भागती है अपनी शिप की जानिब, और वहाँ जाके EMP पल्स, EMP एक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, ठीक है, उसको बटन दबाती है, उसकी रेंज में जितनी भी मशीन्स होती हैं, वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जाती है, वो तमाम की तमाम रोबोट्स की मशीन्स जो एकदम से ज़ाया हो जाती है, उनकी एनर्जी एकदम से ख़त्म हो जाती है। So why have the Zionists spent all their energy on creating fighting robo machines when they could have simply invested in hundreds of EMP devices? कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि जायनिस्ट जो थे, जो जायन के लोग थे, उन्होंने इतनी सारी मेहनत क्यों की कि इतनी सारी वाइट फाइटिंग मशीन्स बना रही हैं जी, गोलियाँ हैं, बम है, और ये सब कुछ है, बॉम्ब्स हैं, बुलेट्स हैं, फायरिंग मशीन्स हैं। उन्होंने इतना सारा पैसा इस पर क्यों लगाया? अगर इतना ही आसान था EMP मशीन से उनको ज़ाया करने का, तो फिर उन्होंने सारे पैसे इन्वेस्ट करके EMP मशीन्स और क्यों नहीं बना ली? ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ EMP डिवाइसेस बना लेते, इस तरह का अटैक होता, बच जाते। और गॉश इवन व्हेन EMP इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये चलो एक ही EMP बना लेते अलग से मशीन, इमरजेंसी के वक्त जब वो करीब है तो पूरे ज़ाया उनके इलाके में जितनी मशीनें वो ज़ाया हो जाए। लॉजिक असाइड, कहते हैं लॉजिक की बात तो हम करते नहीं हैं, लॉजिक तो इस मूवी थी ही नहीं। द अटैक इज़ द सोल हाईलाइट ऑफ द फिल्म। कहते हैं लॉजिक को अगर हम साइड पे कर दें तो पूरी मूवी के अंदर सिर्फ ये जो फाइट सीन है ना, ये काम का था, इंटरटेनिंग था, बहुत थ्रिलिंग और एक्शन वाला था। इफ़ यू कैन स्टमक द 30 मिनट प्लस बराज ऑफ द सेंसेस, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप 30 मिनट की लगातार लड़ाई देखो, जैसे फायरिंग हुई जा रही है, फायरिंग हुई जा रही है, इधर से उधर से लाइटें चल रही है, धमाका है, शोर है, कहता अगर तो आप ये बर्दाश्त कर लें तो सिर्फ यही 30 मिनट देखने वाले थे मूवी में इस फाइट के, बाकी और कुछ देखने वाला नहीं था। ये भी इसने क्रिटिसाइज़ किया, समझ गए? अब गौर करें आहिस्ता आहिस्ता, जिस हम आगे बढ़ रहे हैं, क्रिटिसिज्म ही चल रहा है। तो आप ये समझिए कि रिव्यू जो है बेसिकली क्रिटिक का रिव्यू था, इसमें क्रिटिसिज्म है, सार्केज़म है, नेगेटिव पॉइंट्स को उठाया गया है, और आपने इनको गौर करना है। हर एक पैसेज में से, हर एक पैराग्राफ में से इस पैसेज के वो पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें जहाँ जहाँ पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है मूवी की मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को और पहलुओं को। पैराग्राफ नंबर 8, बट डोंट थिंक अबाउट इट टू हार्ड बिकॉज यू माइट मिस द बिग फिनिश। नहीं कहते इसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि मूवी का जो फिनिश है ना, वो कहीं आप मिस ना कर दें, क्योंकि फिनिश इससे भी बड़ा था एकदम से जो एंड हुई मूवी। विच गेट दिस हैज़ नियो ट्रैवलिंग टू द मशीन सिटी, जिसमें क्या होता है कि नियो जो है ट्रैवल करके जाता है मशीन सिटी में, जैसा इंसानों की सिटी का नाम ज़ायोन है, इस तरह मशीन्स की भी एक सिटी है जो मेन सिटी है, ठीक है, उधर जाता है ये। इन ऑर्डर टू ब्रोकर अ डील विद द मशीन टू सेव ज़ायोन, जहाँ वो जाके मशीन से एक डील करने जाता है कि ज़ायोन को बचाया जाए। मेमो टू वचाउस्कीज, वी डिग नियो बिकॉज ही नोज कंग फू, नॉट बिकॉज ऑफ हिज कीन निगोशिएशन स्किल्स। वो कहते हैं हमें नियो करेक्टर, मैं वचाउस्की वजह से कहूँगा स्टोरी राइटर्स को, कि हमें नियो करेक्टर इसलिए पसंद था क्योंकि नियो जो है वो एक अच्छा फाइटिंग स्किल, कंग फू आती है, कराटे आता है, तो इसलिए हमें नियो करेक्टर पसंद था। इसलिए नहीं पसंद कि उसकी निगोशिएशन स्किल्स बड़ी अच्छी, कि जाके निगोशिएट करेगा और जीत जाएगा मशीन से। तो ये कहते हैं कि ये बड़ा इरेलीवेंट और बड़ा ही बेवकूफ़ाना सा एक उन्होंने रोल और एंडिंग की है। पैराग्राफ नंबर 9, एंड ऑफ कोर्स वी आर बैक इनटू द मैट्रिक्स वन लास्ट टाइम, और फिर वही होता है कि एक आखिरी दफ़ा मैट्रिक्स के अंदर हमें दोबारा एक सीन दिखाया गया। सो नियो एंड स्मिथ, ह्यूगो वीविंग
कैन फेस ऑफ येट अगेन इन वट हैज़ बीन डब्ड। फिर क्या होता है, नियो और स्मिथ, स्मिथ का कैरेक्टर ह्यूगो वीविंग ने किया था, दोबारा अंदर जाते हैं मैट्रिक्स में, ताकि वो एक दफ़ा ह्यूगो जो स्मिथ है ना बेसिकली कैरेक्टर, वो नेगेटिव कैरेक्टर है, पार्ट 1 में भी था, और एजेंट स्मिथ कहते थे उसको। दोस्तों मैंने दिखाया था कि मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर का एक तरह से एंटी वायरस टाइप चीज़ थी। तो कहते हैं ये दोनों ना आमने सामने आते हैं आखिर बार लड़ने के लिए। कैन फेस ऑफ येट अगेन इन व्हाट हैज़ बीन डब्ड, जिसको कहा गया है, डब्ड कहा गया है द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस एवर मेड, कि जी सबसे मुश्किल फाइट का सीन था जो आज तक कभी बना है। इफ़ यू बिलीव दैट यू डिजर्व टू बी फोर्स टू सी दिस मूवी ट्वाइस, क्योंकि अगर आप इस बात यकीन रखते हैं तो फिर आपको दो मूवी देखनी चाहिए। इट इज़ अ फेयर एनफ बैटल, दे कैन बोथ फ्लाई नाउ। कहते हैं अच्छी मज़ेदार बैटल थी, बस अब फ़र्क ये है कि अब दोनों कैरेक्टर्स उड़ सकते हैं, पहले उड़ नहीं सकते थे, पहले हैंड टू हैंड कॉम्बैट थी, अब दोनों कैरेक्टर्स हवा में उड़ रहे हैं। बट इट्स हार्डली ग्राउंड ब्रेकिंग, लेकिन इसके बावजूद ये कोई बहुत ही ऐसी फाइट नहीं जिसको आपको कोई ग्राउंड ब्रेकिंग है, जिस जैसी कभी आज तक फाइट सीक्वेंस हुई नहीं है। इससे बहुत बेहतर फाइट सीक्वेंसेस भी हुई हैं। पैराग्राफ नंबर 10, द वर्स्ट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशंस इज हाउ कन्वीनियंट एवरीथिंग टाइडीज अप। कहते सबसे बुरा पार्ट जो मुझे लगा है इस मूवी के बारे में, कि किस तरह सब कुछ रिजॉल्व हुई था एंड पे, इतनी आसानी से सब कुछ साफ हुए थे, सारे मसले इस तरह ख़त्म हुए थे कि भाई पहले इतना बिल्डअप किया कि इतने बड़े मसले ख़त्म नहीं हो रहे और एंड पे आके सब कुछ आराम से हल हो जाता। येट द एंडिंग इज सो अनसेटिस्फैक्टरीली पैट एंड येट इनडिसाइसिव दैट यू कांट हेल्प बट फील डिसअपॉइंटेड ऑन अ नंबर ऑफ लेवल्स। लेकिन इसके बावजूद कि उन्होंने तमाम मसाइल हल भी कर दिए हैं, एंडिंग इतनी अनसेटिस्फाइंग है, आपको सुकून नहीं मिलता, और उस पर कोई एंड जो है ना क्लियर भी नहीं है, कि आप जो है ना मायूस हो जाते हो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेवल्स पे, मुख्तलिफ मुकामात पे मायूस होते हुए, मूवी में ने मुझे बड़ा मायूस किया। रीलोडेड मे हैव बीन डिपी बट एट लीस्ट इट आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट रियलिटी। जो सेकंड पार्ट रीलोडेड था वो पहले पार्ट से ज़रा कमज़ोर था, डिपी था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ सवालात ऐसे पूछ रहा था कि आप रियलिटी के बारे में, कि ज़िंदगी में रियलिटी क्या है, कि आप फिर भी समवट इंटरेस्टेड थे। रेवोल्यूशंस डजंट इवन ट्राई टू आंसर एनी ऑफ देम। लेकिन ये थर्ड पार्ट है रेवोल्यूशंस, वो तो लगता है कोई सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, यानी वगैरह है फेवरेट थी, बड़ी कंफ्यूज थी, कोई सेंस नहीं बन रही थर्ड पार्ट की। पैराग्राफ नंबर 11, द एक्टिंग, द एक्शन, द सेट्स, नन ऑफ दिस विल स्ट्राइक यू एज न्यू। जो एक्टिंग थी, जो एक्शन था मूवी के अंदर, जो सेट था, सराउंडिंग थी, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी आपको होगा भी ये बड़ा ही कमाल था, ये बड़ा कोई डिफरेंट चीज़ थी, सब पुराना जैसा ही था। इट्स मोर ऑफ द सेम मैट्रिक्स वर्ल्ड दैट वी कम टू एक्सपेक्ट। वही पुरानी जो मैट्रिक्स मूवीज थी, लगता है कि उसका ही और अजाफी हिस्सा है, उसमें कोई ख़ास नई बात नहीं थी, और ये हम एक्सपेक्ट करते कि ऐसी होगी। ओनली दिस टाइम आउट इट्स ड्रैग डाउन कम्प्लीटली बाय द फोर्स ऑफ टू एनॉर्मस ईगोज। लेकिन इस बार सिर्फ क्या हुआ है कि मूवी को बस लंबा खींचा गया, दो एनॉर्मस ईगोज, एनॉर्मस ह्यूज बड़ी, और ईगोज अनाए, ऐसा था, दो बड़ी बड़ी अनाओं का बस मुकाबला था। दैट हैव समहाउ कन्विंस्ड देमसेल्व्स दैट पीपल वांट टू सी अ प्रीची टॉकिंग मूवी इंस्टेड ऑफ एन ओल्ड फैशन एक्शन फ्लिक। ये दो ईगोज किसकी बात कर रहे हैं, वचाओस्की ब्रदर्स की, जो राइटर्स थे, कि ये सिर्फ उनकी लगा था कि उनकी अपनी ईगो थी, कि जिनको ये गलत फहमी हुई थी शायद, कि लोग शायद कोई ना प्रीची मूवी देखना चाह रहे हैं, यानी लोग कुछ ऐसा देखना चाह रहे हैं जिसमें ना उनको कोई सबक मिले, उनको कोई नई बातें, कोई फिलॉसफी की बातें, ऐसी बात नहीं है। लोग सिंपल एक्शन मूवी देखना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो है ना उसको बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बना के ना कन्फ्यूज और अजीब सा बना दिया। The series might have been salvaged if only they had excised all the rubbish from both the second and third movies and put all the good or merely adequate bits into a single film. कहते हैं सीरीज बच जाती अगर उन्होंने क्या किया था, सेकंड और थर्ड पार्ट की जो मूवीज़ हैं उनके फजूल जो सीन्स थे उनको निकाल दिया होता और तीनों पार्ट्स की एक अच्छी मूवी बना ली होती, तो मूवी बहुत कमाल होती। इन्होंने एक्सेसिव बातें खींची हैं, कहते हैं उसने इस चीज़ को तबाह किया। सिर्फ एक यही तरीका था कि ये तीनों मूवीज़ को शॉर्ट करके एक मूवी बनाए थे और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें डालते, इधर उधर की फजूल बातें ना डालते। ठीक हो गया। पैराग्राफ नंबर 12 जो लास्ट पैराग्राफ है, बॉटम लाइन, आखिरी बात, इफ़ यू थॉट रीलोडेड वॉज ओके और इवन गुड एज आई डिड, अगर आपको लगता है कि रीलोडेड जो सेकंड पार्ट था वो ठीक था, शायद अच्छा भी था जैसे कि मैं समझा था, यू आर गोइंग टू बी मेयरली डिसअपॉइंटेड बाय रेवोल्यूशंस। आप रेवोल्यूशंस जो तीसरा पार्ट है इससे मायूस होंगे, ये उससे ही बदतर है। बट इफ़ यू डिडेंट लाइक रीलोडेड, लेकिन अगर आपको रीलोडेड पसंद नहीं आई थी, गॉड हेल्प यू व्हेन यू स्टॉर्म आउट ऑफ द थिएटर, तो खुदा ही आपकी मदद करे, अगर आपको सेकंड पार्ट पसंद नहीं आया, ये उससे बदतर है, तो फिर तो
खुदा आपकी मदद करे, आप तो थिएटर से भाग के निकलेंगे एंड ट्राई टू गेट योर मनी बैक, और आप कहेंगे कि मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे ज़ाया हो गए। यू डिज़र्व इट, और आपका हक भी है, ठीक है। क्योंकि वाकई लाइक अ पंच टू द जॉ, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे आपको किसी ने जबड़े में मुक्का मारा है, यानी आपसे आपका हक छीन लिया है। इतनी फजूल मूवी का यही बनता था। अडेप्टेड फ्रॉम अ फिल्म रिव्यू बाय क्रिस्टोफर नल, ये किससे लिया गया है? क्रिस्टोफर नल ने एक फिल्म रिव्यू लिखा था, वहाँ से ये पैसेज उठाया गया है। तो अब गौर करें, पहली बात करूँगा मैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स के हिसाब से समरी आती होती है इस पैसेज की। समरी किस तरह लिखेंगे आप? मेरे ख्याल से मैंने पिछले लेक्चर्स में इसको मेंशन नहीं किया, तो मैं आज मेंशन कर देता हूँ इसको। आप बकाया लेक्चर्स पे भी, बकाया यूनिट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं समरी किस तरह बनानी है। आप एक काम करेंगे, ये पूरा पैसेज इसका हर एक पैराग्राफ उठाएं और हर एक पैराग्राफ में से एक एक मेजर पॉइंट निकालें, यानी उस पूरे पैराग्राफ की क्या जिस्ट थी, क्या मेन पॉइंट था, और उस मेन पॉइंट को एक सेंटेंस में लिख लें। जैसे पहला पैराग्राफ में एग्जांपल देता हूँ। वेल देयर थर्ड एंड होपफुली फाइनल मैट्रिक्स मूवी द वाचावस्की ब्रदर्स हैव डिलीवर्ड अ डड सो डिसअपॉइंटिंग दे मे एज वेल हैव बर्स्ट इन इवॉक्स टू सेव जायन। अब समरी में ना आप एग्जाम्पल्स को मेंशन नहीं करते, इवॉक्स वाले एग्जाम्पल को मेंशन की जरूरत नहीं है। आप इस पूरे पैराग्राफ को अगर एक लाइन में मेंशन करना चाहिए, आप सिंपली ये कह सकते हैं, द थर्ड मैट्रिक्स मूवी वॉज हाईली डिसअपॉइंटिंग। सिंपल ये भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वाचावस्की ब्रदर्स थर्ड मूवी ऑफ द मैट्रिक्स सीरीज वॉज हाईली डिसअपॉइंटिंग, एंड, ठीक है। इस तरह आप हर एक पैराग्राफ से जब एक एक सेंटेंस बनाते जाएंगे तो इन सारे सेंटेंसेस को कंबाइन करके आप एक समरी क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें यह ध्यान रखना कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में जब जा रहे हैं आप, तो उसमें कंटिन्यूटी हो, ये ना लगे कि भाई अनरिलेटेड सा, उसमें एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है। पिछले सेंटेंस से अगली बात जो है मिलती हो,